हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 9 मार्च 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम मणिपुर। 1 किल्ड, 43 इंजर्ड एज प्रोटेस्ट रॉक मणिपुर। मणिपुर इंडिया का एक नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट पिछले 2 सालों से लगभग पूरे इंडिया में नेशनली इंटरनेशनली डिस्कस किया जा रहा है इसको। रीजन क्या है कि यहाँ पे वायलेंस हो रही है दो कम्युनिटीज़ के बीच में। जानेंगे क्या रीजन है उन दो कम्युनिटीज़ के बीच में, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जिनके बीच में ये वायलेंस चल रही है। ये वायलेंस इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव थी, इतनी ज़्यादा एग्रेसिव थी कि स्टेट गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ा। वहाँ के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने कुछ समय पहले वहाँ रिजाइन कर दिया एंड अभी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। तो प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है, बट अभी बहुत सारे इंप्रूवमेंट होने बाकी हैं क्योंकि अभी वायलेंस खत्म नहीं हुई है। अभी जो डिस्प्यूट है दो कम्युनिटीज़ के बीच का, कुकी एंड मैथीज के बीच का, वो भी खत्म नहीं हुआ है। तो अभी वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको मेजरली देख रहे हैं हमारी इंडियन आर्मी एंड इंडिया की सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। जो स्टेट पुलिस है उसका रोल बहुत ही ज़्यादा कन्फाइन कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है। माइनर जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है वो वहाँ की स्टेट पुलिस देख रही है। अब एक्चुअली हुआ क्या कि कल सीएपीएफ का एक कॉन्वॉय मणिपुर में एक नेशनल हाईवे से जा रहा था। वहाँ पे हाईवे में रास्ते पे एक प्रोटेस्ट कर रहे थे कुकी कम्युनिटी के लोग। किस चीज़ के लिए था ये प्रोटेस्ट? एक्चुअली में क्या है कि 3 मई जब से वायलेंस स्टार्ट हुई है तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक कंप्लीट रोड ब्लॉकेज लगा दिया मणिपुर में। यानी कि जो व्हीकल्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते मणिपुर में। इसी को लेके कुकी कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अब 2 साल हो गया, कम से कम आप एक ये जो रोड ब्लॉकेज आपने लगा के रखा है आप इसे कम से कम पार्शली तो हटाइए। इसी बीच वहां से एक कॉन्वॉय गुजरा, उसे देख के लोग फ्यूरियस हो गए और उन्होंने सीएपीएफ के कॉन्वॉय पर स्टोन पैल्टिंग करना शुरू कर दी, बिल्कुल जम्मू कश्मीर स्टाइल में। इस तरह के जो सीन्स थे वो जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलते थे, बट कल ये सीन्स आपको मणिपुर में भी देखने को मिले। अब स्टोन पैल्टिंग हुई, उसके बाद जो सीएपीएफ है उसने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, बट है ना, जब तक वो सिचुएशन को कंट्रोल कर पाते काफ़ी डैमेज हो चुका था। एक यंग बॉय, छोटा सा लड़का, ठीक है, उसकी इस प्रोटेस्ट में डेथ हो गई, स्टोन पैल्टिंग से स्टोन वगैरह लग गए होंगे। इसके अलावा 43 पर्सन्स ये इंजर्ड हो गए। इन 43 पर्सन्स में 27 हमारी सीएपीएफ के सोल्जर्स भी थे, है ना। बहरहाल इस प्रोटेस्ट को हटवाया गया और पीसफुली, मतलब कोई लाठीचार्ज नहीं करना पड़ा, ना स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल, ना पैलेट गन का इस्तेमाल। अभी हालांकि ये शांत करा दिए गए, बट दिस इज नॉट द एंड। सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो कंट्रोल में आए। अब हम लोग कहते रहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, कुछ प्रोविजन नहीं कर रही है। अगर हम बाकी सिचुएशन को समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि जो सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई है जिसकी वजह से ये वायलेंस हुई है वो इतनी इजी नहीं है, उसको इजीली सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्या है प्रॉब्लम, क्या है मणिपुर में ये जो वायलेंस का रीजन क्या है? कुकी मैती डिस्प्यूट। तो मणिपुर में मेजरली 2 तरह की कम्युनिटी रहती हैं। फर्स्ट वन इज कुकी, सेकेंड वन इज मैती, ठीक है। कुकी कम्युनिटी के लोग मणिपुर के हिल रीजन्स में रहते हैं, ठीक है। मैती लोगों की बात करें तो मैती लोग मणिपुर के वैली रीजन में रहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये हिल वर्सेस वैली कन्फ्लिक्ट भी है। इसके अलावा कुकी कम्युनिटी के लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, यानी कि रिलीजन से क्रिश्चियन है। वहीं जो मैती कम्युनिटी के लोग हैं वो रिलीजन से क्या है? हिंदूज हैं। तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये हिंदू क्रिश्चियन कॉन्फ्लिक्ट भी है। अब किस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है? इस कॉन्फ्लिक्ट का जो रूट कॉज है वो है रिजर्वेशन। एक्चुअली मणिपुर में कुकी कम्युनिटी के लोगों को, क्योंकि वो हिल रीजन में रहते हैं, उनको शेड्यूल टाइप का स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिले होने के कारण गवर्नमेंट जॉब है उसमें रिजर्वेशन मिलता है।
उसके अलावा जो बहुत सारे बेनिफिट हो शेड्यूल ट्राइब्स को मिलते हैं, प्रोटेक्शन शेड्यूल ट्राइब को मिलते हैं, वो सारे प्रोटेक्शन कुकी कम्युनिटी को अवेलेबल है। बट यहाँ तक मैती कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है कुकी का, वो क्या करता है, कुकी लोगों की मोनोपोली एस्टेब्लिश करता है ओवर हिल रीजन। यानी कि हिल रीजन में मैती कम्युनिटी के लोग ना तो ज़मीन परचेज कर सकते हैं, ना लैंड एक्वायर कर सकते हैं, ना फार्मिंग कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई मैती कम्युनिटी के लोगों ने डिसाइड किया कि हम भी डिमांड करेंगे टू गेट द एसटी स्टेटस इन द मणिपुर। इसके लिए सबसे पहले ऑफिशियल डिमांड 2012 में रेज की गई, बट सरकार ने मानने से मना कर दिया, क्योंकि सरकार को पता था कि अगर एसटी स्टेटस मैती कम्युनिटीज को दिया गया तो इस तरह की वायलेंस एरप्ट होगी। क्योंकि जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं, है ना, जो कम्युनिटी के लोग हैं जिन्हें एसटी स्टेटस मिला हुआ है, ये बहुत सारी सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज हैं। अलग कुकी लैंड की मांग कर रहे हैं, अलग जो लैंड की मांग कर रहे हैं। तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट को ये लगा कि अगर इनका एसटी स्टेटस एक्सेप्ट कर लिया गया मैती कम्युनिटीज़ का, तो ये जो सेपरेट स्टेट की मांग है, ये जो सेपरेटिस्ट डिमांड्स हैं, ये और तेज़ी से राइज होने लगेंगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने इस डिमांड को डिक्लाइन कर दिया। इसके बाद मैती कम्युनिटी के लोग हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और हाई कोर्ट में अपने आर्ग्यूमेंट को बहुत स्ट्रांगली रखते हैं। इसके बाद ईयर 2023 में हाई कोर्ट मणिपुर की गवर्नमेंट को ये ऑर्डर देता है, ठीक है, कि जो मैती कम्युनिटी है ना, हम उसको एसटी का स्टेटस प्रोवाइड कर रहे हैं और हम आपको आदेश देते हैं कि हमारे जो एसटी स्टेटस है एमआईटी कम्युनिटी का, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ प्रोविजन किया जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर के फाउंडेशन में इनके लिए प्रोविजन करना स्टार्ट करती है और ये वायलेंस स्टार्ट हो जाती है। कुकी कम्युनिटी के लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं मैती कम्युनिटी के लोगों को। बाद में मैती कम्युनिटी के लोग भी रिटेलिएट करना शुरू कर देते हैं और ये वायलेंस लगभग 2 सालों से, है ना, इसको मई 3 को 2 साल हो जाएंगे और चलती जा रही है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? कुकी कम्युनिटी कहती है कि भाई इनका एसटी स्टेटस जो आपने लिया वो वापस दो। मैती लोग कहते हैं कि हम तो अपना एसटी स्टेटस नहीं छोड़ने वाले हैं। तो एक कॉमन ग्राउंड मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, जिससे इस इशू को शांत किया जा सके। क्योंकि अगर किसी एक कम्युनिटी के फेवर में 22 होकर डिसीजन दे दिया गया तो दूसरी कम्युनिटी क्या हो जाएगी, इंसर्जेंसी में इंडल्ज हो जाएगी। तो इससे प्रॉब्लम कंट्रोल में नहीं आएगी बल्कि बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं नियर फ्यूचर क्या होता है। सो the next news is from Sahitya Academy Award. Gagan Gill, Astrine Kair among 23 who receive Sahitya Academy Award. Sahitya Academy Award इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है ये, और इन अदर वर्ड्स ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड, है ना। इंडिया का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड को माना जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे साहित्य अकेडमी अवार्ड आते हैं। ठीक है, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इस साल 23 लोगों को दिए गए मेजरली। ठीक है, और 22 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। 22 लैंग्वेजेस के अलावा इंग्लिश और राजस्थानी में इस अवार्ड को दिया जाता है। तो कुल मिला के 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। तो हिंदी का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है हिंदी लैंग्वेज का, वो दिया गया गगन गिल को। किसके लिए दिया गया? इन्होंने एक पोइम कलेक्शन लिखा है, मैं जब तक आई बहार। ठीक है, और जो ईस्टर्न कायर हैं ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? नागालैंड से बिलोंग करती हैं, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने एक नोवेल लिखा है जिसका नाम है स्प्रिट नाइट, इंग्लिश में। तो इंग्लिश के लिए किसको दिया गया? आपकी ईस्टर्न कायर। ठीक है, बाकी अदर लैंग्वेजेस में भी दिए गए हैं, जैसे कश्मीरी नोबल साइकेट्रिस्ट बार्ड एंड पॉल कौर फॉर हर पंजाबी पोइट्री, सुन गोवंथा सुन बुदिनता। ठीक है, इसके अलावा बात करें के जय कुमार मलयालम के लिए दिया गया है, हाउबम सत्यवती देवी मणिपुरी के लिए दिया गया है, दिलीप झावेरी गुजराती के लिए दिया गया है। इस तरह से 23 अवार्ड दिए गए। तो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है। कब एस्टेब्लिश किया गया था, क्या अवार्ड है, क्या क्राइटेरिया है और क्या मिलता है इस अवार्ड में, क्या है ये साहित्य अकेडमी अवार्ड? साहित्य अकेडमी अवार्ड की अगर बात करें तो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, इस अवार्ड को बनाया गया था 1954 में, और कौन सी मिनिस्ट्री देती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको प्रोवाइड करती है। ये इंडिया का, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है आफ्टर द ज्ञानपीठ अवार्ड। कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है?
22 लैंग्वेजेस जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसके अलावा दो और लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड राजस्थानी के लिए दिया जाता है। क्या दिया जाता है इसमें, जब ये अवार्ड दिया जाता है तो एक प्लेक दिया जाता है, ये एक प्लेक दिया जाता है। इसके अलावा एक सॉल दी जाती है और 1 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाता है। हालांकि अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इस अवार्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, तो याद रखेंगे, हिंदी इंग्लिश का ही पूछता है, बाकी किसी का नहीं पूछता है ना। अब जैसे पंजाब पीसीएस का पेपर होगा तो वहाँ पंजाबी के बारे में पूछ लेगा, किस पंजाबी ऑथर को या किस पंजाबी राइटर को ये अवार्ड मिला हुआ है। बाकी जो मेनली क्लैट है, यूपीएससी है, यूपीपीएससी है, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश के ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हिंदी में किसको मिला हुआ है, गगनगिन को मिला हुआ है, और इंग्लिश में किसको मिला हुआ है, ईस्टर्न कायर को मिला हुआ है। ठीक है, जो नागालैंड से बिलोंग करती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉरेन विजिट। पीएम मोदी टू ट्रैवल टू मॉरिशस ऑन 2-day विजिट। तो आफ्टर द विजिट ऑफ फ्रांस एंड यूएसए लास्ट मंथ, our प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज नाउ गोइंग टू ट्रैवल मॉरिशस। क्यों मॉरिशस क्यों जा रहे हैं? मॉरिशस के नेशनल डे में पार्टिसिपेट करने। नेशनल डे कब होता है इनका? 12 मार्च को होता है। तो 11 से 12 मार्च के बीच में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहाँ रहेंगे? मॉरिशस में रहेंगे। बात करें मॉरिशस की, एक आइलैंड बेस है ना, एक आर्किपेलागो है, बहुत छोटा सा कंट्री है, बट इसके साथ हमारी जो रिलेशन है बहुत पुराने हैं। लगभग अगर बात करें तो लगभग 300 साल पुराने, 300 ईयर ओल्ड रिलेशन हम इंजॉय करते हैं मॉरिशस के साथ। मॉरिशस के अगर बात करो तो आप देखो यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऐसे नाम मिलेंगे जैसे देखने में मिलेगा कि वो बाई रिलीजन हिंदू हैं और बाई नेशनलिटी इंडियन है। अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो इनके प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? नवीन चंद्र राम गुलाम। ऐसा लग रहा है कि कोई इंडियन पर्सन है। ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो इनका नाम है धर्म गोखोल। ठीक है, तो क्यों ये इंडियन जैसे नाम आपको मॉरिशस में देखने को मिल रहे हैं? हालांकि अगर बात करें तो एक्चुअली में ये लोग इंडियन ही थे, इनके जो एंसेस्टर्स थे वो इंडियन ही थे। एक्चुअली क्या था, जब इस रीजन में ब्रिटिश रूल कर रहे थे, इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, और ये मॉरिशस, श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसे आइलैंड्स को भी क्या करके रखा था, कब्जा के रखा था ब्रिटेन ने। तो क्या करता था ब्रिटेन, हमारे बिहार से कुछ मजदूरों को भेजता था ऐसे आइलैंड पे खेती करने के लिए एज ए स्लेव। ठीक है, स्लेव बना लिया जाता था एंड इनको आइलैंड पे छोड़ दिया जाता था खेती करवाने के लिए। तो ऐसे ही हमारे यहाँ से बहुत सारे बिहार के लोगों को कहाँ ले जाया जाता था? मॉरिशस नाम के आइलैंड पे ले जाया जाता था। क्यों? क्योंकि मॉरिशस उस समय ब्रिटेन जब कॉलोनियल एरा थी तो शुगर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था। तो शुगर की खेती यानी कि शुगर केन की खेती के लिए हमारे बिहार के लोगों को कहाँ ले जाया जाता था? मॉरिशस ले जाया जाता था। दैट इज वाई इस तरह के नाम आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तो हमारे बहुत पुराने रिलेशंस हैं और आज भी मॉरिशस के साथ हम बहुत वार्म रिलेशंस एंजॉय करते हैं, है ना। चाहे वो ट्रेड के फील्ड में हो, चाहे वो सिक्योरिटी के फील्ड में हो, या स्पेस के फील्ड में हो। अब अगर बात करें ट्रेड के फील्ड में तो डीटीए, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यानी कि अगर कोई कंपनी मॉरिशस में टैक्स दे रही है तो वो इंडिया में टैक्स नहीं देती, अगर कंपनी इंडिया में टैक्स दे रही है तो मॉरिशस में टैक्स नहीं देती। सबसे ज़्यादा एफडीआई हमारा इनके यहाँ से आता है। डिफेंस की बात करें तो इनका जो डिफेंस है, मैरी टाइम सिक्योरिटी है, उसकी देखभाल पूरी कौन करती है? इंडियन नेवी करती है। इसके अलावा इनके स्पेस सेक्टर की बात करें तो इनका स्पेस सेक्टर पूरी तरह से इंडिया के इसरो पे रिलायबल है। ठीक है, इसके अलावा बात करें रीजनल सिक्योरिटी की या रीजनल कोऑपरेशन की, तो कोविड-19 के टाइम पर इंडिया ही वो पहला कंट्री था जो मॉरिशस के सपोर्ट में सबसे पहले आगे आया था। ठीक है, अगर बात करें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की तो इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्री जिसने मॉरिशस का सपोर्ट किया था अगेंस्ट यूके। एक्चुअली में एक आइलैंड हुआ करता था चैगोस, ग्रुप ऑफ आइलैंड, चैगोस आइलैंड, जिस पर ब्रिटेन का कंट्रोल था बहुत सालों से, लगभग 200 सालों से, जो कि मॉरिशस का पार्ट होना चाहिए था। तो जब मॉरिशस ने डिमांड किया कि भाई आप चैगोस आइलैंड हमें वापस करो, तो यूके ने जब मना कर दिया था, तो इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्री जिसने बोला था कि चैगोस आइलैंड बिलोंग करता है किसको? मॉरिशस को। फाइनली अब हमने खबर भी की थी द हिंदू में कि जो यूके है वो वापस करने को राजी हो गया है चैगोस आइलैंड, और थोड़े दिनों में ये हैंड ओवर भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी
वार्मनेस को देखते हुए रिलेशंस की हम एक दूसरे के प्राइम मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट्स को एक दूसरे के यहाँ बुलाते रहते हैं। तो इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये ऑनर दिया गया है मॉरिशस की गवर्नमेंट की तरफ से कि आप आइए और आप चीफ गेस्ट बनिए हमारे नेशनल डे पे। ठीक है, चलिए इंडिया मॉरिशस रिलेशन हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, 300 साल पुराने हैं, किस किस फील्ड में है, सबसे ज़्यादा एफडीआई यहाँ से आता है ना, एफडीआई सबसे ज़्यादा आता है। और हमने इनके साथ एफटीए भी करके रखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करके रखा है। इसके अलावा डीटीएए, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, अभी हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, उसको भी डिस्कस कर लिया कि कैसे इनकी जो पूरी मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसकी देखभाल कौन करता है, इंडिया करता है। बदले में मॉरिशस गारंटी देता है इंडिया को कि हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल, अपने लैंड का इस्तेमाल कभी एंटी इंडिया इंटरेस्ट के लिए नहीं होने देंगे। इसके अलावा बात करें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, तो हमने डिस्कस किया कि कैसे इंडिया ने मॉरिशस को सपोर्ट किया है ना, यूके से चैगोस आइसलैंड को वापस लेने में। बात करें चैगोस आइसलैंड की, बहुत ज़्यादा डिबेट में और मोस्ट प्रोबेबली हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन देखें चैगोस आइसलैंड की, ठीक है, तो ये हमारा इंडिया रहा, ठीक है, और ये चैगोस आइसलैंड है, ठीक है, और ये इसका प्री साइज है, और यहाँ पे आपको मॉरिशस देखने को मिलेगा। तो अगर चैगोस आइसलैंड की अगर बात करें तो ये एक अटॉल बेस आइसलैंड है जिसमें 7 अटॉल्स हैं, 7 अटॉल्स हैं, जिसमें लगभग 60 आइलैंड हैं। बहुत सारे आइलैंड हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, डियागो ग्रासिया। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। 1715 से लेके 1810 तक ये जो चैगोस आइसलैंड है इन पर कंट्रोल हुआ करता था फ्रांस का। लेटर ऑन ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है 1814 में, और फ्रांस इन आइलैंड को किसको हैंड ओवर कर देता है, यूनाइटेड किंगडम को हैंड ओवर कर देता है, और ये पार्ट बन जाते हैं ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का, BIOT का। लेटर ऑन जब यूनाइटेड किंगडम को लग जाता है कि अब मॉरिशस को आज़ादी देनी होगी, है ना, उसकी आज़ादी से 2 साल पहले क्या करते हैं, ये चैगोस आइलैंड को एक सेपरेट टेरिटरी डिक्लेयर कर देते हैं, एंड मॉरिशस जो छोटा सा आइलैंड बेस्ड कंट्री है उसको इंडिपेंडेंस दे देते हैं। तो लीगली क्या होता है, चैगोस आइलैंड हिस्टोरिकली पार्ट था किसका, मॉरिशस का, बट ब्रिटिशर्स ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा था। क्यों ऑक्यूपाई करके रखा था, इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन, ये देखो, ऐसा लगता है इस आइलैंड को देखने पे, है ना, कि यहां से कोई आदमी खड़ा होके पूरे के पूरे एशिया पे अपनी नजर बना के रखा है, एशिया पे, अफ्रीका पे, है ना, इधर ऑस्ट्रेलिया पे। स्ट्रेटजिक लोकेशन इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक इन आइलैंड में एक बड़ा सा आइलैंड था जिसका नाम था डियागो ग्रासिया, ठीक है, ये इस ग्रुप का, चैगोस आइलैंड ग्रुप का सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। इस पर यूके ने अपना मिलिट्री बेस बनाया, बाद में यूएस को भी इनवाइट किया, और आज इस पे इंडिया, यूके और यूएसए का एक जॉइंट मिलिट्री बेस भी है। तो अभी इसको लेकर कोई बात नहीं हुई है किस तरह से सेटलमेंट होगा, बट जो रिमेनिंग चैगोस आइलैंड है वो हैंड ओवर कर दिया गया है मॉरिशस को, ठीक है। चलिए, मॉरिशस की कैपिटल क्या है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताओ। चलो नेक्स्ट न्यूज, ट्रंप से रिलेटेड है। ट्रंप ने जब से ये अनाउंस किया है कि वो टेक ओवर करने जा रहे हैं गाजा को, एंड गाजा को क्या करा जाएगा, रीवैम्प किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, रिवेरिया ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड भी बोल दिया, अरेबिक वर्ल्ड, सब मिडिल ईस्ट, यानी कि मतलब रिवेरिया मतलब एक ऐसा लैंड जहाँ पे हर तरह की हैप्पीनेस हो, सब कुछ परफेक्ट हो, इस तरह का लैंड बनाने की गारंटी दी है। तो उसके बाद दुनिया ओपिनियनेटेड हो गई है इस इशू के बारे में। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल यूएसए बिल्कुल ठीक कर रहा है ना, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो डिस्प्यूट है ना, जो गाजा स्ट्रिप का डिस्प्यूट है, वो इसी तरह एंड हो सकता था, और बिल्कुल सही किया यूएसए ने। बट रिमेनिंग लोग कह रहे हैं कि नहीं, यूएसए कौन होता है किसी की ज़मीन को हथियाने वाला, एंड आपको क्या ज़रूरत पड़ी है किसी की लैंड का, है ना, रिवैम्प करने का या रिकंस्ट्रक्शन करने का। उसी को लेके एक मीटिंग हुई है मुस्लिम कंट्रीज के बीच में। मुस्लिम नेशंस अडॉप्ट एन अल्टरनेटिव टू ट्रम्प्स प्लान ऑफ टेकिंग ओवर गाजा, ठीक है। तो OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, है ना, ये मुस्लिम कंट्रीज का एक ग्रुप है ना, जो अपनी आवाज़ कलेक्टिवली दुनिया तक पहुंचाता है ताकि मुस्लिम इंटरेस्ट को नुकसान ना पहुंचे, इस्लामिक इंटरेस्ट को नुकसान ना पहुंचे। 57 इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो कुछ समय पहले अरब लीग की एक मीटिंग हुई, और इन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया इजिप्ट के
प्रेसिडेंटशिप में कि अब जो यूएस है वो गाजा को टेक ओवर नहीं करेगा, है ना। गाजा का जो रिकंस्ट्रक्शन है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंडर होगा। यूएसए कोई पार्टी नहीं है गाजा में, है ना। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में है, तो यूएस को इसमें पार्टी बनाने का कोई मतलब ही नहीं उठता। बस इस रिजोल्यूशन में एक कमी थी। जब पूछा गया कि क्या हमास को भी इसमें पार्टिसिपेट कराया जाएगा या बाहर रखा जाएगा, तो इस पर ये जो गजेटियर है जो पब्लिश किया गया है नोटिफिकेशन, इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया, है ना। और जो अरब लीग के जो नेता थे उन्होंने भी कोई जवाब देने से मना कर दिया, तो इससे ये डाउटफुल हो गया, है ना। और यूएसए का मेन मोटिव क्या है कि गाजा स्ट्रिप से हमास को वाइप आउट किया जाए, ठीक है। तो दैट इज वाई यूएसए को ये पसंद नहीं आएगा। और इस तरह के जो एक्शंस हैं ओआईसी के या अरब लीग के, वो क्या करेंगे, यूएसए को जल्दी से जल्दी फोर्स करेंगे गाजा को टेक ओवर करने के लिए। क्या है ये ओआईसी, चलते चलते जान लेते हैं। चलिए ओआईसी की बात करें तो हमने जैसे डिस्कस किया कि 57 इस्लामिक कंट्रीज का एक ग्रुप है, ठीक है। कब एस्टेब्लिश हुआ? सितंबर 1979 में। यूनाइटेड नेशंस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूनाइटेड नेशन विद कलेक्टिव पॉपुलेशन रीचिंग ओवर 1.8 बिलियन। ऑब्जेक्टिव हमने बता ही दिया आपको, द ओआईसी इज द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड टू इंश्योर सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एरियाज, ठीक है। 57 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेद्दा, सऊदी अरबिया में है। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आज का द हिंदू। इसकी पीडीएफ आपको जो पीडीएफ का जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक में दे देंगे। तो मिलते हैं कल यानी कि 10 मार्च के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।